नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधने की कोशिश की थी, लेकिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 7 सवाल दाग दिए और जब राहुल उन सवालों पर चुप्पी साध गए तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि राहुल सवालों से डरकर भाग खड़े हुए। जावड़ेकर ने किसानों के मुद्दे से लेकर चीन तक पर राहुल पर सवालों की बौछार कर दी। सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं, आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई उसके कारण किसान गरीब हुआ, उसके उपज का कभी मूल्य नहीं दिया। स्वामीनाथन कमीशन ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, कॉस्ट प्लस 50% का फॉर्मूला दिया। कांग्रेस ने 2014 तक कभी नहीं दिया, उल्टा हर बार मैंने जब सवाल पूछा राज्यसभा में तो जवाब आया था कि ये सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। क्यों नहीं की? तो एक बार फिर से आपको बता दें कि किस तरह से बीजेपी एक बार फिर राहुल गांधी पर हमलावर हुए और इस मुद्दे पर ये सीधे सीधे सवाल पूछे जाने को लेकर मसला है, जिस पर राहुल गांधी से चीन और किसानों के मुद्दे पर सबसे पहले जेपी नड्डा ने सवाल पूछे और जब ये सवालों के जवाब नहीं दिए राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा कौन है, वो मेरे प्रोफेसर थोड़ी हैं जो मैं उनके सवालों का जवाब देता रहूं। उसके बाद बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि किस तरह से राहुल गांधी इन सवालों से भाग खड़े हुए हैं। विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, चीन और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी घिरते दिख रहे हैं आज के दिन के, अगर हम पूरे घटनाक्रम को समझे तो। देखिए, बिल्कुल सुबह 9 बजे के करीब राहुल गांधी ने एक ट्वीट जरूर किया चीन के मसले पर। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट को हवाला बनाते हुए ट्वीट किया और सीधा प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और ये पूछा कि देश नहीं झुकने दूंगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने ये बात बोली थी 2014 के चुनाव के समय में। उसी को बात को लिखते हुए उन्होंने अपना ट्वीट किया, लेकिन जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसी ट्वीट के 3 घंटे बाद एक सीरीज में ट्वीट किए थे, एक के बाद एक ट्वीट किए थे और उसमें बाकायदा कहा था कि राहुल गांधी जिस गाँव की जमीन को लेकर के बात कर रहे हैं उस समय अरुणाचल प्रदेश की हजारों किलोमीटर जमीन जो है वो चीन ने कब्जा की थी और उस समय कब्जा की थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। और राहुल गांधी आज जब अपनी प्रेस वार्ता करेंगे तो उन्हें उम्मीद है कि इन सब बातों पर भी जवाब देंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी पूछा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार के साथ जो एमओयू कांग्रेस पार्टी ने किया था क्या वो अब खत्म हो गया है? तो कई सवाल, तीखे सवाल उन्होंने पूछे थे और राहुल गांधी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा उनके प्रोफेसर हैं, तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस नाते सवाल पूछे गए थे और राहुल गांधी जिस तरीके से केवल अपनी बात कह करके आगे बढ़ गए थे वो ये दिखाता है कि उनके पास तथ्य की कमी है। और बीजेपी का सीधा सीधा ये कहना है कि 1962 में जो जमीन पर कब्जा हुआ था राहुल गांधी के नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू के रहते हुए, उससे कांग्रेस बच नहीं सकती और वो आरोप हमेशा कांग्रेस के साथ है क्योंकि वो इतिहास में तथ्य है। बीजेपी का साफ ये कहना है कि वो जमीन चीन को बतौर उपहार पंडित नेहरू के शासनकाल के दौरान दी गई। जी, और प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को घेरते हुए पूछा है कि जेपी नड्डा के सवालों के जवाब देने की बजाय राहुल बराबर भागते दिखाई क्यों दे रहे हैं? आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे प्रमुख पार्टी है, उसके अध्यक्ष नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता, लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे, एक का भी जवाब देने के बजाय अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। देश में
सभी राज्यों में, अनेक राज्यों में हमारी सरकार है, उसके प्रमुख है। वो देश के जनता के सवाल आपको पूछ रहे थे और आप सवालों से भाग रहे थे। क्या बीजेपी जिस तरह से विक्रांत इस बात को दिखा रही है कि राहुल गांधी सवालों से भाग खड़े हुए, क्या ये साबित करने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि कांग्रेस के पास ऑप्शन था इस जवाब को देने का, जो कि राहुल गांधी सिरे से नकार गए और चुप्पी साध गए। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते हैं और अगर राहुल गांधी ने, क्योंकि वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, वो कोई मामूली सांसद पार्टी के नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, तो अगर उन्होंने कोई बात उठाई है किसी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में एक गांव की जमीन पर कब्जा कर लिया चीन ने और पूरा गांव बसा लिया है वहां पर, तो अगर बीजेपी अध्यक्ष जो सत्ताधारी पार्टी है उसके अध्यक्ष के तौर पर यह कहा जाता है कि ये बात गलत है, ये तथ्य गलत है और इस जमीन समेत हजारों किलोमीटर की जमीन पर कब्जा पंडित नेहरू के शासनकाल में हुआ था, अगर उनकी तरफ से दावा किया जाता है तो राहुल गांधी के पास निश्चित तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बड़ा मौका था ये साबित करने का कि जो वो बोल रहे हैं वो सत्य है। अगर उनके पास कोई तथ्य है या सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के हवाले पर अपनी बात की है, ये चीज अगर वो साफ करते तो निश्चित तौर पर बीजेपी को घेर सकते थे। उन्हें ये बताना चाहिए था कि उनके पास ये जानकारी कहां से आई है और कितनी पुष्ट जानकारी है। तो एक बड़ा मौका अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पास था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस सवाल को टाला और ये कहा कि जेपी नड्डा हैं कौन और क्या वो प्रोफेसर है, इस तरीके की बात करके वो अपने उन सवालों से अलग हो गए, तो एक तरह से उनके पास जो मौका था बीजेपी को घेरने का, बीजेपी अध्यक्ष को घेरने का, वो मौका उन्होंने गंवाया। या फिर उन्हें बताना चाहिए था कि क्या तथ्य उनके पास आए और क्या बीजेपी अध्यक्ष गलत बयानी कर रहे हैं। ये इस तरीके की कोई बात उनकी तरफ से नहीं आई और यही कारण रहा कि बीजेपी अब सीधा ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी बात कहते हैं और जो उन पर सवाल उठाए जाते हैं उनके बारे में कोई तथ्य दिए बिना, जवाब दिए बिना वो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावड़ेकर जी ने कही है वो सुन लेते हैं। राहुल गांधी को उन्होंने घेरा है और इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल पर जोरदार पलटवार किया था। जावड़ेकर और नड्डा दोनों ने किसानों और चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर राहुल पर निशाना साधा। नड्डा ने चीन के मुद्दे पर भी राहुल को घेरते हुए ट्वीट किया है, कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेगी? क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हजारों किलोमीटर जमीन पंडित नेहरू ने चीन को उपहार में दे दी थी? कांग्रेस बार बार चीन के सामने आत्मसमर्पण क्यों करती है? दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नड्डा के सवालों पर चुप्पी साध गए राहुल गांधी। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और वो जो बात कहना चाहते थे सिर्फ वही कही, और फिर जब सवाल मीडिया के जरिए उनसे पूछा गया कि जेपी नड्डा के सवालों पर आप जवाब दीजिए, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे प्रोफेसर हैं, क्या मैं उनके सवालों का जवाब क्यों दूं? ऐसा लग रहा है विक्रांत, चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, घेरना था बीजेपी को, खुद ही गिर गए। देखिए, बिल्कुल ना सिर्फ चीन का मुद्दा बल्कि किसानों का मुद्दा भी, क्योंकि उस पर बीजेपी का साफ ये कहना है कि जो मुद्दे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज उठा रही है और जिन चीजों को लेकर के विरोध कर रही है वो सभी तथ्यात्मक रूप से साबित हो सकता है कि कांग्रेस भी अपने शासनकाल में ये करना चाहती थी। कांग्रेस का अगर 2019 का हम घोषणा पत्र देखें, ये बीजेपी का साफ साफ आरोप है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो कृषि कानूनों में सुधार करेगी और जिस तरीके की बातें जो अब केंद्र सरकार नए कानून में लाई है वही बातें करने की बात उस समय की गई थी। मंडियों से आजादी की बात की गई थी, बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की बात की गई थी। तो वही बात अब जब कानून के रूप में सामने आई है तो बीजेपी का सीधा ये कहना है कि कांग्रेस एक यू टर्न ले रही है और एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में वो उलझकर रहना चाहती है। और इस समय चूंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है तो किसानों के सहारे वो अपनी राजनीति आगे खड़ा कर रही है, वरना कांग्रेस की भी यही सोच थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति और मजबूती ना होने के कारण वो इन कानूनों को कानून की शक्ल नहीं दे पाई थी और सिर्फ कागजों में ही ये बातें रह गई थी। अब चूंकि सरकार ने ये कानून बना दिए हैं और किसान पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं, तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि उसके पास एक बड़ा मौका है सरकार को घेरने का और इसी कारण बीजेपी बार बार हमलावर हो रही है और वो पुराने तथ्य भी दिखा रही है कि जिन मौकों पर कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इन कानून में जो बातें कही गई हैं उनका समर्थन किया था अपनी सरकार रहते हुए, इसी कारण कांग्रेस बार बार घिरती है। और यही सवाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पूछ रहे थे, बीजेपी की तरफ से भी बार बार पूछा जाता है कि आखिर कांग्रेस जो भ्रम की स्थिति क्यों फैला रही है। वो पहले इन बिलों के समर्थन में थी, इन कानूनों के समर्थन में थी और अब जब ये बिल जो है कानून के रूप में आ गए हैं तो वो केवल विरोध के लिए अपना विरोध दर्ज करवा रही है।
जी, और नड्डा ने ट्वीट करके पूछा कि राहुल और कांग्रेस चीन से मिला पैसा वापस करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या राहुल गांधी का चीन और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का समझौता रद्द करने का कोई इरादा है? क्या वो अपने परिवार के कब्जे वाले ट्रस्टों में चीन से मिले पैसों को वापस करने का कोई इरादा रखते हैं? और जेपी नड्डा ने किसानों के मुद्दे पर भी ट्वीट कर राहुल को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है, कांग्रेस कब किसानों को उकसाना और भ्रमित करना छोड़ेगी? किसान कांग्रेस की सरकारों में दशकों तक क्यों गरीब रहे? नड्डा ने राहुल को चुनौती दी। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी इन सवालों का जवाब देने के लिए साहस इकट्ठा करेंगे। अगर उनके पास साहस नहीं है तो हम मीडिया के अपील उनसे करते हैं कि वो राहुल से इन सवालों के जवाब मांगे। और जब मीडिया ने राहुल से नड्डा के सवालों पर बार बार जवाब मांगने की कोशिश की तो राहुल ने कहा कि उनके लिए नड्डा के सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं। जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। क्या ये भ्रम है विक्रांत की कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने किसी भी फार्म लॉज को नष्ट करने की कोशिश नहीं की है, मतलब किसानों के हितों को खत्म करने की कोशिश नहीं की है कभी भी, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसा कर रही है। तो वही भ्रमजाल की स्थिति जो अभी तक बरकरार रखी गई है विपक्षी दलों के जरिए, वही कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं एक बार फिर से। देखिए, राहुल गांधी की जो बातें अभी राहुल गांधी ने बोला उसमें तीन चीजें वो बड़ी महत्वपूर्ण बोल रहे हैं कि उनकी सरकार भी सुधार करना चाहती थी। यही बात बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस भी सुधार करना चाहती थी। राहुल गांधी का ये कहना है कि वो कभी भी मंडियां खत्म नहीं करना चाहते थे, तो कांग्रेस तो सरकार भी कह रही है कि हम मंडियां नहीं खत्म करना चाहते और इसके लिए लिखित में प्रस्ताव देने के लिए तैयार है। दूसरी बात राहुल गांधी ने बोला कि जो किसानों के पास दो तीन प्लेयर्स आएंगे, इस तरीके की हम व्यवस्था नहीं करना चाहते थे। तो ये कॉर्पोरेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ 2 या 3 लोग ही कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉर्पोरेट फार्मिंग का हमेशा से कांग्रेस ने समर्थन किया है। कई राज्यों में कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है और वही इस कानून में भी लिखा गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लगातार लगभग वैसी ही बातें हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में कही जाती थी, तब इनका समर्थन होता था। लेकिन अब चूंकि आप विरोध में है और किसान विरोध कर रहे हैं, 2 राज्यों के किसान विरोध कर रहे हैं, ये एक तथ्य है, इसको नहीं भूलना चाहिए। बाकी देश के किसान जो हैं वो भले ही समर्थन में है, लेकिन 2 राज्यों के किसान इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके अपने कारण हैं। लेकिन कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर इस समय किसानों के आंदोलन के सहारे वो आगे चले तो उसे फायदा मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस किसान भी ये जानते हैं कि तमाम राजनीतिक दल इस मसले पर यही सोचते थे जो इस कानून में लाया गया, और यही कारण है कि किसान अभी तक कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं गए हैं। वो बार बार बराबर की दूरी बनाकर रखना चाहते हैं क्योंकि उनका ये साफ कहना है कि सत्ता में रहते हुए दोनों ही पक्षों की बात इसी तरफ की थी। और कांग्रेस का, बीजेपी का ये साफ कहना है कि कांग्रेस इसी तरह के बिलों को कानून की शक्ल देना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसके पास उस तरीके की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी जिस कारण उसने कानून की शक्ल नहीं दे पाई। जी, और अब चूंकि किसान 2 राज्यों के बिल्कुल। और इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर दावा किया था कि अरुणाचल में चीन ने एक गांव बसा लिया है, और राहुल ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया कि इस रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा यह हुआ था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया है। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, उनका वादा याद रखिए, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो नड्डा के सवालों पर चुप्पी साध गए, लेकिन राहुल गांधी ने किस तरह से इस पूरे मामले को हवा दी। आज सुबह राहुल गांधी ने ट्वीट किया और दावा किया कि अरुणाचल में चीन ने एक गांव बसाया है, और राहुल ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया है कि इस रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरें हैं, उसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा लिया है, और इस रिपोर्ट को आधार बनाकर राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है
और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा, चाइना इसका फायदा उठाएगा। और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं, आपको लगता है कि ये इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। वार्निंग दे रहा हूं कि देखिए, मैं ऑपोजिशन लीडर हूं। और राहुल के आरोप पर भड़की बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। रिजिजू ने लिखा कि अपने गिरेबान में भी झांका करो, कभी कभी किसी दूजे पर गर्द झाड़ देना आसान बहुत होता है। आप जिन इलाकों की बात कर रहे हैं वो बहुत लंबे समय कांग्रेस की सरकार के दौरान से चीन के कब्जे में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक राष्ट्रीय नेता इस तरह के संवेदनशील मुद्दों से अनजान है? और अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से नए गांव बसाने पर अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद तापिर गाव ने चीन के भारत में अतिक्रमण के लिए कांग्रेस की पुरानी सरकारों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसाने की खबर और राहुल गांधी की ट्वीट के बाद सियासत तेज हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद है अरुणाचल प्रदेश से ही तापिर गाव साहब। तापिर गाव साहब, सच्चाई क्या है और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सत्य है रिपोर्ट के आधार पे? अभी आप देखिए, राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहा है ये सरासर गलत है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अपना इतिहास नहीं दोहराया, इतिहास दोहराना पड़ेगा। ये जो अभी न्यूज़ में आए हैं कि अपर सुबनसिरी जिला अरुणाचल प्रदेश में लेंसी नदी के किनारे जो नया गांव बसा रहा है, हाँ ये बात तो सही है, नया गांव अभी बसा रहा है चाइना, लेकिन ये लोंगजू, बिसा, माजा, ओल माजा, ये हमारा हिंदुस्तान का आउटपोस्ट था। उसको 1962 से लेके आज तक ये चाइना कब्जा में है। विक्रांत, क्या कांग्रेस पार्टी फैक्ट चेक थ्योरी में बिलीव नहीं करती, यकीन नहीं करती है? क्योंकि इस तरह अगर तापिर गाव ही बता रहे हैं कि ये तो 1962 से ही ऐसा सिलसिला चल रहा है, पर उनकी तरफ से किसी तरह की चेकिंग इस रिपोर्ट को लेकर नहीं की गई। देखिए, बिल्कुल तापिर गांव ने जिस तरीके से कहा और ये साफ बोला कि क्योंकि तापिर गांव अरुणाचल प्रदेश से ही आते हैं, वहाँ के सांसद हैं, वहाँ की ज़मीनी स्थिति के बारे में जानते हैं, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ चाइना वहाँ पर गांव बसा रहा है, वो नई बात है, लेकिन वो जो ज़मीन है वो कब्जे में चाइना की 1962 से है, यानी 62 से चाइना के कब्जे में है। अब वहाँ पर अगर चाइना की तरफ से कुछ बातें हो रही है, बसावट हो रही है, तो वो बात तथ्य है, लेकिन कब्जा जो है ज़मीन पर कब्जा वो 1962 से है। तो यही बात वो सामने रखना चाहते थे कि जमीन पर कब्जे की बात जो है वो नई कब्जा नहीं है, और जो जमीन कब्जा किया गया है वो 1962 में पंडित नेहरू के समय में किया गया था। तो जाहिर बात है कि क्योंकि राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट को हवाला बनाते हुए अपनी बात कही थी, और मीडिया रिपोर्ट की सत्यता या उसकी प्रामाणिकता के बारे में उनके पास अपनी प्रेस वार्ता में एक मौका था कि वो बात सामने रखते, लेकिन वहां पर उन्होंने कोई भी बात उस सवाल पर नहीं की। ठीक है, आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे विक्रांत, फिलहाल धन्यवाद। और इधर वेब सीरीज तांडव को लेकर प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। वेब सीरीज पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से दाखिल याचिका में वेब सीरीज पर तत्काल रोक लगाने की बात की गई है। साथ ही याचिका में वेब सीरीज निर्माता निर्देशक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में वेब सीरीज के जरिए हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया, और इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। Amazon प्राइम की वेब सीरीज तांडव पर बवाल मचा हुआ है। वेब सीरीज को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे बीजेपी नेता राम कदम पुलिस की हिरासत से बाहर आ गए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे राम कदम को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था और उन्हें पुलिस स्टेशन में लेकर गई थी। राम कदम ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सामने भूख हड़ताल शुरू की थी।
पुलिस के अधिकारी पहले उन्हें मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले राम कदम ने पुलिस पर एफआईआर नहीं दर्ज करने का आरोप लगाया। पुलिस की हिरासत से निकलने के बाद राम कदम ने पुलिस को चेतावनी दी है, अगले 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो वो अलग अलग इलाकों में तांडव करेंगे। मेरे साथ राम कदम है, जिन्हें पुलिस ने डिटेन किया था। उनसे बात करना चाहेंगे कि सर क्या अंदर बात हुई है और क्या कोई आश्वासन दिया गया है? देखिए, देवी देवताओं को जिन्होंने गालियां बकी, देवी देवताओं का जिन्होंने अपमान किया, हमारे श्रद्धा का जो त्रिशूल है, डमरू है, उसका विडंबन किया, वे सारे बदमाश अपने एयर कंडीशन बंगलों में मजा कर रहे, बिरयानी खा रहे। और महाराष्ट्र की सरकार न्याय मांगने वाले राम भक्तों को जेल में डाल रही है, हमें डिटेन कर रही है। क्या कारण है? क्यों बचाना चाहती है जिन्होंने देवताओं का अपमान किया? अभी भी गोल गोल जवाब दिया जा रहा है कि लीगल ओपिनियन ले रहे। कौन सा लीगल ओपिनियन? 3 दिन लगते हैं लीगल ओपिनियन लेने के लिए। मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज कराना चाहती है, पर महाराष्ट्र की सरकार उन्हें रोक रही है। अब भी गोल गोल जवाब दिया जा रहा है। हमने पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटों में यदि उन बदमाशों को समन्स भेज करके बुलाया नहीं गया पुलिस थाने, एफआईआर दर्ज नहीं किया, तो हम पुनः सड़कों पर उतरेंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक वे लोग जिन्होंने हमारी श्रद्धा को चोट पहुंचाई है, हमारा मखौल बनाया है हमारी श्रद्धा का, वे लोग जेल में नहीं जाते, हम चुप नहीं बैठेंगे। और तांडव के खिलाफ बढ़ रहे आक्रोश और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने बयान जारी कर माफी मांगी है। अली अब्बास जफर ने ट्विटर पर सीरीज में काम करने वाले सभी कलाकारों की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसी माफीनामे में अली अब्बास ने लिखा है कि उनकी वेब सीरीज की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और किसी भी घटना के इसको जोड़ना महज एक संयोग मात्र है। उन्होंने आगे लिखा कि वेब सीरीज की टीम का किसी भी धर्म, जाति, समाज या किसी भी राजनीतिक पार्टी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, और अगर अनजाने में भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। अली अब्बास की माफी के बावजूद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। और वेब सीरीज तांडव पर उठा विवाद थमता नहीं दिख रहा। केंद्र सरकार के दखल के बाद वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर माफी तो मांग चुके हैं, लेकिन फिल्म से जुड़े सभी लोगों की गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही है। बीजेपी जहां इस मुद्दे पर मुंबई पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रही है, वहीं उद्धव सरकार भी बीजेपी के निशाने पर आ गए। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इस वेब सीरीज के खिलाफ नोएडा, लखनऊ के अलावा यूपी के कई और जिलों में भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। बढ़ता जा रहा है तांडव पर बवाल। गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी बीजेपी। वेब सीरीज को बैन करने की मांग। मुंबई पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। उद्धव सरकार पर हमलावर बीजेपी। वेब सीरीज तांडव को लेकर छिड़े संग्राम का ही नतीजा है कि डायरेक्टर अली अब्बास जफर और उनकी टीम की तरफ से ये लंबा चौड़ा ट्वीट माफीनामे के रूप में सामने आया है। धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप झेल रही डायरेक्टर अली अब्बास जफर और उनकी टीम के माफीनामे पर जरा गौर फरमाएं। वेब सीरीज की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी घटना से जुड़ना महज एक संयोग है। वेब सीरीज की टीम का मकसद किसी धार्मिक, जाति, समाज या किसी राजनीतिक पार्टी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर अनजाने में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो माफी मांगते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस मामले में लगातार आक्रामक रुख अपना रखा है। पार्टी का साफ कहना है कि जब तक मुंबई पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। फिल्म जगत के लोग ओछी पब्लिसिटी के लिए लगातार इस प्रकार का दुष्कर्म कर रहे हैं। अब हिंदू समाज संयम बरतता है, पर हम इस समय संयम नहीं बरतेंगे। इन सारे षड्यंत्रकारियों को जेल के सलाखों के पीछे ये जब तक नहीं जाते, तब तक हमारा ये आक्रामक रवैया रहेगा। महाराष्ट्र सरकार को घुटने टेक करके इन लोगों के खिलाफ एफआईआर लेना होगा। बीजेपी इस मामले में सीधे सीधे उद्धव सरकार पर निशाना साध रही है
और साथ ही वेब सीरीज को बैन करने की मांग भी कर रही है। तो ये उद्धव सरकार हिंदुत्व की बात करती है, सामना में हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ लिखती है, तो उस सामना में सन्नाटा क्यों छाया है? इस शिवसेना के नेताओं के मुंह पर कौन सी ऐसी पट्टी बंदी है कि वे देवताओं के अपमान के विषय में कुछ नहीं बोलते? कानूनी पेचीदगियों में लगातार उलझती जा रही है। बीजेपी जहां मुंबई में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश में जुटी है, वहीं लखनऊ में भी इस वेब सीरीज की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस कड़ी में प्रयागराज के हाई कोर्ट में वकील गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस मामले में दखल देने की मांग की है। हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि कृपया करके पहले तो अपर्णा पुरोहित जो कि हेड है ओरिजिनल कंटेंट ऑफ अमेजॉन की, ये तुरंत तत्काल प्रभाव से तांडव नाम की जो वेब सीरीज चल रही है, अभद्रता फैला रही है, हिंदुज़म के नाम को धूमिल कर रही है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करें, या तो इसमें जो एक हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी है उस सीन को डिलीट करें। हम इस मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। लेकर हिंदू समाज में आक्रोश की लहर है। आरोप है कि इस वेब सीरीज के जरिए सनातन परंपराओं का न सिर्फ अपमान किया गया है, बल्कि हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान किया गया है। यही वजह है कि देश भर में तांडव के खिलाफ गुस्से की आग धधक रही है। वेब सीरीज आई है तांडव नामक, जिसमें दुष्ट सैफ अली खान ने शिव जी का उपहास उड़ाया है, राम जी का उपहास उड़ाया है। उधर बीजेपी लगातार इस मामले को तूल देने में जुटी है। हमारी आस्था पर चोट या देवी देवताओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। मंत्री जी और भारत सरकार स्वयं संज्ञान ले रही है, और मैं तो ये भी कहता हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है वह हमारे किशोरों को विशेषकर गलत दिशा में ले जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब है फ्रीडम आपके हाथ में है, आपके हाथ में फ्रीडम, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी धर्म को छुएं, कोई ऐसी बात करें जिससे हिंदू धर्म को, जो इतना बड़ा धर्म है, जो इतनी बड़ी आबादी का धर्म है, उसको बड़ी आसानी से उसका माहौल बना दे। इस तरह के लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी धर्म, संप्रदाय, किसी जाति के लिए ये तमाशा बना करके ऐसे कोई काम न हो सके। इतना ही नहीं, संत समाज की तरफ से भी विरोध की आवाज लगातार बुलंद की जा रही है। वेब तांडव सीरियल, जिसमें हमारे भगवान शिव को, हमारे भगवान राम को जो संवाद दिखाए गए हैं वो इतने आपत्तिजनक हैं कि कहने लायक नहीं है। तो इस तरह का लोग हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। पहले भी कहा है, हम लोग अभी एक गृह मंत्री को पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, इसको तत्काल बंद कराया जाए। दूसरे धर्म के प्रति भी सम्मान रखिए, सब धर्म का सम्मान होना चाहिए, किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम कलाकारों को पैसा कमाने के लिए एकमात्र साधन है हिंदुओं के धर्म का मजाक बनाना। कुछ अच्छे लोगों को सेंसरशिप में बिठाने की आवश्यकता है, जो कि इन सारी चीजों को डीपली देखे, हमें सड़कों पे ना आना पड़े। इनकी क्या मंशा है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखो कोई भी चीज हुई, उन्होंने गलती की, फिर माफी मांग ली। अच्छा एक बात बतलाइए, जब आप बना रहे हैं किसी पिक्चर को, क्या उस समय ध्यान नहीं दिया जाता है कि इन चीजों से किसी की भावना आहत होगी? रामायण में राम की भूमिका निभा चुके अरुण गोविल ने भी एक ट्वीट के जरिए अधर्म के तांडव को रोकने की बात कही है। आज क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हो रहे अधर्म के तांडव को रोकने के लिए अति आवश्यक है कि सर्वोच्च गुरु का दर्जा प्राप्त चारों पीठों के शंकराचार्य एक होकर आगे आएं और सभी हिंदुओं को एक सूत्र में बांधकर उन्हें अपनी आस्था, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक करें। उधर विपक्ष भी इस मामले में सियासी तूल देने में जुटा है। मैंने वो पूरी वेब सीरीज देखी है। अगर मैं क्रिटिक होता तो 10 में 2 अंक भी नहीं देता इस वेब सीरीज को। चाहे डायरेक्शन का मसला हो, स्टोरी लाइन का मसला हो, कास्ट का मसला हो, सिनेमाटोग्राफी का मसला हो, इवन फोटोग्राफी का मसला हो, इन सारे मुद्दों पर मैं 10 में 2 नहीं दूंगा। लेकिन बावजूद इसके मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है
कि आजकल धर्म और मजहब इतनी जल्दी खतरे में क्यों आ जाता है। जिन लोगों ने सृष्टि की रचना की, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, यहोवा कहते हैं, जीसस कहते हैं, ये सारे इतने कमजोर लोग नहीं थे। केंद्र सरकार के अधीन काम करता है फिल्म सेंसर बोर्ड, तो इसका मतलब कि तांडव मूवी को लेके जो भी विवाद है वो विवाद असल में है नहीं, उसको पैदा किया जा रहा है लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये अभियान अपनी ही भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ चलाना चाहिए। जो सरकार बैठी है इस देश के अंदर में, उनके सूचना प्रसारण मंत्रालय उनके ही अंडर में आता है, इसलिए अच्छा होगा कि वो अपने ही मंत्री का इस्तीफा मांगे तो ज़्यादा अच्छा है। जनता का ध्यान ना भटकाएं और झूठा माहौल ना बनाएं। वेब सीरीज तांडव पर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, उससे लगातार अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ और दिन में ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है। तांडव के खिलाफ शिकायतों और एफआईआर का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। नोएडा के अलावा मिर्जापुर, सोनभद्र समेत कई जिलों में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इन जिलों की पुलिस भी मुंबई जाएगी। सोनभद्र की टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में भी तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। ग्रेटर नोएडा में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने उद्धव सरकार से सवाल पूछा है कि वो इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं करते। चाहूंगा महाराष्ट्र सरकार से कि आपके यहाँ ये इस तरह की चीजें शूट होती हैं, आपके यहाँ इस तरह की चीजें बनती हैं, तो दायित्व तो बनता है महाराष्ट्र सरकार का भी और उद्धव ठाकरे जी का, जो हिंदुत्व का चेहरा अपने को बताते हैं, जो शिवसेना अपने को हिंदुत्व का चेहरा बताती है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आदरणीय और बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने वेब सीरीज तांडव पर हो रहे बवाल पर आपत्ति जताई। केसी त्यागी के मुताबिक फिल्म के निर्माता, निर्देशक के माफी मांगने के बाद मामला खत्म हो जाना चाहिए। निर्माता निर्देशक द्वारा माफी मांग लिए जाने के बाद ये विवाद समाप्त माना जाना चाहिए। यद्यपि अश्लीलता का और किसी की धार्मिक भावनाओं को हर्ट करने के प्रयास नहीं होने चाहिए। और अब आपको गुस्से की 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। गुस्सा केवल मुंबई में ही नहीं दिखा, देश के कई शहरों में ऐसे ही प्रदर्शन जारी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कानपुर में विरोध जारी है। इंदौर में बीजेपी के कार्यकर्ता वेब सीरीज के खिलाफ पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और काफी देर तक नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने फिल्म के पोस्टर जलाकर अपने गुस्से को उतारा। कानपुर के किदवाई नगर चौराहे पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही हाथों में बायकॉट तांडव की तख्ती लेकर सैफ अली खान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और जयपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और जयपुर में भी लोगों ने, बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा बनाया है, प्रोटेस्ट किया है। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ नारेबाजी हुई है, फिल्म के कलाकारों के खिलाफ नारेबाजी हुई है। पूरे देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कई संगठन आगे आए हैं और इस तांडव वेब सीरीज को लेकर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया है और वेब सीरीज के पोस्टर को आग के हवाले किया गया। बीजेपी जहां इस पर मुखर होकर अपना विरोध दर्ज करा रही है, वहीं विपक्ष इस मामले में बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान न हटा दिया जाए। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं, एनआईए से जांच करा रहे हैं, क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवी रिलीज हुई है तांडव, उसको लेकर राम कदम आपके बगल के सीट से विधायक हैं, वो लगातार 3 दिन से हंगामा कर रहे हैं कि सरकार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों के खिलाफ। उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से पुलिस मुंबई पहुंच गई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पूरी नाकामी केंद्र सरकार की है। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई नियंत्रण नहीं है, सेंसर नहीं है, तो क्यों नहीं कानून बना देते देश में? क्यों नियंत्रित नहीं करते?
पूरी तरह से मोदी सरकार की विफलता है। मोदी सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के तहत मामला आता है। हमें लगता है जो भारतीय जनता पार्टी मोर्चा निकाल रही है जाए और मोदी जी के निवास स्थान पे मोर्चा निकाले। ये विषय पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। जहाँ तक एफआईआर का सवाल है, जुरिडिक्शन का मामला फिर पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी में मुकदमा दर्ज करके महाराष्ट्र के लोगों पे कार्रवाई की बात केंद्र सरकार की है, क्योंकि केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार के अधीन काम करता है फिल्म सेंसर बोर्ड। तो इसका मतलब कि तांडव मूवी को लेके जो भी विवाद है वो विवाद असल में है नहीं, उसको पैदा किया जा रहा है लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए, प्रधानमंत्री जी को विक्टिम साबित करने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। वहां पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए हैं और इस इलाके में शिवेंदु अधिकारी की रैली से पहले दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि इलाके में भारी संख्या में मौजूद पुलिस वालों ने मारपीट कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कल भी कोलकाता में रोड शो के दौरान कुछ उपद्रवियों ने रोड शो पर हमला किया था। बीजेपी का ये रोड शो था और वहां काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। बाद में बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता इस तरह के हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। टीएमसी बीजेपी पर खुद ही इस तरह का माहौल बनाने की कवायद करने का आरोप लगा रही थी। वहीं आज ये तस्वीर पश्चिम बंगाल से, वहां पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। इस इलाके में शिवेंदु अधिकारी की रैली से पहले दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि इलाके में भारी संख्या में मौजूद पुलिस वालों ने मारपीट करने वाले लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। बंगाल में लगातार बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा जारी है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल की है जब कोलकाता में बीजेपी के रोड शो के दौरान पथराव हुआ। दूसरी तस्वीर आज की है जब शिवेंदु अधिकारी की रैली से पहले पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। और इससे पहले कोलकाता में कल बीजेपी के रोड शो में हुए पथराव पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इस पथराव के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया, जबकि टीएमसी ने भी पलटवार किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। एक दिन पहले ये हंगामा उस वक्त हुआ जब बीजेपी के रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया और बीच सड़क पर हुए इस पथराव से वहां थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद कुछ लोग सड़क किनारे खड़ी कुछ मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। और इस रैली में कई बीजेपी नेताओं समेत टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने वाले शिवेंदु अधिकारी भी थे। और इस हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर पथराव करने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ममता ने किस तरह से कल बड़ा आरोप लगाया था और बीजेपी को वॉशिंग पाउडर वाली पार्टी बताया था कि वो जो भी नेता उसकी पार्टी में जाते हैं और साफ हो जाते हैं, उन पर लगे आरोप साफ हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता को घेरा है कि किस तरह से आप लगातार जिस तरह की अराजकता फैला रही हैं उसका जवाब इस बार के चुनाव में आपको मिलेगा। वहीं आपको हम तस्वीर कल की दिखा रहे हैं जहां बीजेपी का रोड शो कोलकाता में निकला था और लगभग आधा दर्जन के करीब उपद्रवी वहां पहुंचे और उन्होंने इस रोड शो पर पत्थरबाजी की। टीएमसी पार्टी जब तक रहेगी इस प्रकार हिंसा की राजनीति रहेगी और भाजपा को रोकने के लिए हमला और मामला ये दोनों आधार उनके पास है। अब धीरे धीरे दोनों बेकार हो चुकी है। हम लोकतांत्रिक पद्धति में संविधान के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, उसी प्रकार से भाजपा बंगाल का परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन जितना नज़दीक आ रहा है उनके अंदर बौखलाहट बढ़ रही है और हताश होकर इस प्रकार और काम कर रहे हैं। और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने भी इस पथराव के बाद टीएमसी पर हमला बोला और टीएमसी को हिंसा फैलाने वाली पार्टी बता दिया। पूरा प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का जो है उसका अपराधीकरण हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पुलिस के आंखों के सामने उनकी मदद से और ममता जी के अनुप्रेरणा में
यही काम तो हो रही है। अब ये उस पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है, जब उनको मालूम है कि पब्लिक उनके साथ है नहीं, तब जाके वो इस तरीके का घटना, कभी हमारे आसनसोल में जो अभी रैली हुई थी वहाँ पे गोली चली थी, बम फेंका गया था, तो ये सब तृणमूल तो कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अब जो है लोग उनके साथ है नहीं, तो उसी फ्रस्ट्रेशन से ये चारी, कितने बार हम इसकी निंदा करेंगे, ये तो लोग देख रहे हैं। और एक निंदनीय पार्टी है, एक हिंसा फैलाने वाली पार्टी है। और बीजेपी नेता विद्यासागर सोनकर ने भी पत्थरबाजी की घटना का विरोध किया और ममता सरकार में राज्य के हालात बिगड़ने का आरोप लगाया। साथ ही इन चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। तो 2010 में वेस्ट बंगाल की जनता में ये चर्चा चल गया था कि ये गुंडागर्दी, आतंकवाद, भय का जो समाज कायम किया है तत्कालीन वामपंथी सरकार ने, उससे बदलाव चाहिए था, इसलिए ममता को लोग ले आए थे। आज पुनः वही स्थिति बहाल हो गई है कि अब 2021 के चुनाव में वेस्ट बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि इनको हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना है। और बीजेपी के लगातार हमलों का जवाब देने के लिए टीएमसी नेता सोवन देव चटर्जी सामने आए और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ही हमले का आरोप लगा दिया। पहले हमारे आदमी फ्लैग, they were hoisting the flags and they started to abuse our boys, so that's why there was a clash between them. But after that, with the big dandas in our hand, they have rushed into the line and they have beaten all the old people. They could not touch the young people because they have run away, but they have beaten and they have broken the AC machine of the mosque. That is their intention, to create a problem in the area. नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ममता बनर्जी के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश में हमले तेज कर दिए हैं, जबकि उनके इस ऐलान को चुनाव में हार के खतरे से जोड़ दिया गया है। जबकि नंदीग्राम से विधायक शुवेंदु अधिकारी ने भी उन्हें 50,000 वोटों से हराने और ऐसा नहीं करने पर राजनीति छोड़ देने का ऐलान किया है। নন্দীগ্রামের সিটে আমি কারোর নাম এখনই বলছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। और शुवेंदु अधिकारी ने इसी से जुड़ा एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, स्वागतम दीदी, 21 साल आपके साथ खड़ा था, इस बार नंदीग्राम में आमने सामने मुलाकात होगी, इंतजार रहेगा। और बाबुल सुप्रियो ने भी शुवेंदु अधिकारी के बयान का समर्थन किया और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ममता बनर्जी के फैसले पर भी उन पर हमला बोला और उनके 50,000 वोटों से हारने का दावा कर दिया। एक्चुअल तो वहाँ से लड़ने वाला भूमिपुत्र जो है वो शुवेंदु अधिकारी है और मैं पूर्ण तरह से ये उनके साथ सहमत हूँ कि उन्होंने कहा है कि या तो मैं ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराऊंगा या हाफ लाख, हाँ हाफ लाख तो 50,000 ही हो गया ना, या तो 50,000 वोटों से हराएंगे या तो राजनीति छोड़ देंगे। तो बहुत खुशी की बात है, राजनीति छोड़ने की नौबत कभी आएंगी नहीं, क्योंकि 50,000 वोट से ममता बनर्जी नंदीग्राम ज़रूर हारने वाले हैं। ऑलरेडी आज आपने देखा है कि गो बैक ममता के कई सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। और बीजेपी नेता प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी शुवेंदु के दावे का समर्थन किया और उन्हें इलाके की अच्छी जानकारी होने का दावा किया। बारे में तो शुवेंदु अधिकारी से ज़्यादा कौन जानता है, हार जीत क्या होने वाला ये तो उनके हाथ में ही है, इसलिए जो बोला उन्होंने शायद करके भी दिखा देंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पश्चिम बंगाल में ममता को जिताने के लिए उनका साथ देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मदद करेगी और हम आपसे जो भी करेंगे, इन नफरत वालों को हराइए। इन्होंने नफरत फैलाकर के उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता। बंगाल में हो रही हिंसा और झड़प पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ममता पर हमला बोला और प्रदेश में राजनीति करने का आरोप लगा दिया। ममता दीदी समझ चुकी है कि अब जाने वाली है वो,
और इसलिए उनका जो फंडा है तुष्टीकरण का, वो अब उजागर हो चला है। मेरी भी मान्यता ऐसी है कि पाकिस्तानी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, अलकायदा जैसे लोग वहाँ पर अशांति का वातावरण निर्मित करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि बंगाल के अंदर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी सहानुभूति ममता जी को मिल जाए, जो संभव नहीं है। भारतीय और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने शुभेंदु अधिकारी के दावे को चुनावी स्टंटबाजी करार दिया। चुनाव के वक्त सभी दल व्यक्ति अपने अपने क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स स्ट्रांगली रखते हैं, ऐसा ही श्री अधिकारी ने किया। और इसी मामले पर आरजेडी नेताओं ने ममता बनर्जी के फैसले को सही ठहराया और शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोल दिया। वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी भवानीपुर के अलावा। जाहिर तौर पर मैं एक तरह से, अगर आप देखिए, आप असहमत हो सहमत हो, लेकिन ये हर कोई मानता है कि ममता बनर्जी जी के अंदर एक फाइट बैक की अद्भुत क्षमता है और कम लोग बचे हैं, जैसे हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष या लालू जी, जिन्होंने आंख तक नहीं दबाई इस दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के समक्ष। तो मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बंगाल चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कि स्क्रिप्ट इन दिनों खुद नहीं लिख पा रहे हैं, वो बीजेपी में नए नए गए हैं और नए कन्वर्ट की एक खास बात होती है। नया कन्वर्ट, हमारे यहाँ कहा जाता है कि नया कन्वर्ट ओवरडू करता है किसी भी चीज में, देखा जाए। और कांग्रेस ने ममता के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोला और दोनों पार्टियों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी से अगर कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो सरकार को उसको विधि सम्मत और लोकतांत्रिक कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन एक प्रोपेगेंडा खड़ा करके चुनाव की तैयारी करना, मेरा मानना है कि उस जनादेश का भी अपमान है और संविधान का भी अपमान है। हालांकि ममता बनर्जी का जो रवैया है और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, वो दोनों ही जनता के जनादेश का विरोधाभास है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बीच अब सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर भी सियासी खींचतान शुरू हो गई है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और इन कार्यक्रमों के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है। नेताजी की 125वीं जयंती के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में 85 सदस्यों की एक कमेटी बनी है, जो कोलकाता के साथ कटक और जबलपुर में कई कार्यक्रमों को तय कर रही है। अब 23 जनवरी देश के भीतर और बाहर भारत सरकार के कैलेंडर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। 23 तारीख को पराक्रम दिवस के पहले कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री कलकत्ता में होंगे, पेट्रोलियम मंत्री कटक में होंगे और सांसद CR पाटिल हरिपुरा में होंगे। विक्टोरिया हॉल में एक कार्यक्रम होगा जो स्थायी तौर पर प्रदर्शनी 2 वर्ष तक वहां पर चलेगी। उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। और इस बीच नेताजी की 125वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल में सियासत ने भी जोर पकड़ा है। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का ऐलान किया है, तो ममता बनर्जी की सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग की है। और इस बीच खबर आई है कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी भी कोलकाता जाएंगे। प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल और नेशनल लाइब्रेरी में शामिल होंगे। वोकल फॉर लोकल का प्रधानमंत्री मोदी का नारा तेजी से बड़े बदलाव ला रहा है और अब बारी है लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के ऐलान पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने टॉयकैथॉन 2021 का आयोजन किया, जिसमें देश भर के स्कूलों और कॉलेजों के छात्र और टीचर हिस्सा ले सकेंगे। साथ ही स्टार्टअप और टॉय एक्सपर्ट भी हिस्सा ले पाएंगे। टॉयकैथॉन में हिस्सा लेने के लिए 3 कैटेगरी है, जूनियर, सीनियर और स्टार्टअप। टॉयकैथॉन 2021 में रजिस्ट्रेशन के लिए 20 जनवरी आखिरी तारीख है। 23 से 25 फरवरी को टॉयकैथॉन का ग्रैंड फिनाले होगा, जिसमें जीतने वाले को 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा।